हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, अभी जो आपकी ईवीएस की सीरीज चल रही है उसमें आपका टॉपिक है प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपका, अगर आप ईवीएस का सिलेबस देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर हमारा ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में बदलाव कर सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री? यानी कि आपको बताना है कौन सी संस्था देश के कानून में बदलाव कर सकती है। ऑप्शन है आपके लिए संसद, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो कोई भी ऐसी संस्था जो हमारे देश के एग्जिस्टिंग लॉ में बदलाव कर सकती है वो होती है आपकी पार्लियामेंट यानी कि संसद। और संसद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, संसद बनती है आपकी तीन चीज़ों से। एक है आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और लोकसभा के लिए आपको पता है, लोकसभा को हम कहते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले आपके लिए एक जानकारी कि जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, उसके बाद अभी एक न्यू बिल्डिंग भी बन रही है अंडर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसमें जो टोटल 3.2 किलोमीटर का एरिया है उसमें जितनी भी पुरानी बिल्डिंग है उनको हटाकर नई बिल्डिंग उनको बनाया जा रहा है और उसी के तहत आपकी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बन रही है। ये कुछ त्रिभुजाकार आकृति की है और इसमें पहले से जो सांसद हैं उनके बैठने के लिए ज़्यादा सीट्स हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो आपके संसद यानी पार्लियामेंट से रिलेटेड होते हैं या फिर आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, महान्यायवादी जिसे आप अटॉर्नी जनरल कहते हैं, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति ही, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की तबीयत खराब है या वो छुट्टी पर है या कुछ लंबी लीव उसने ले रखी है तो उपराष्ट्रपति ही उसके सारे कार्यों को संभालता है। और अगर उपराष्ट्रपति भी छुट्टी पर है तो फिर कौन देखेगा? तो कार्यवाहक जो भी होता है वो होता है आपका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, सदन में बने सभी कानून डैश की सहमति के बाद ही लागू होते हैं। ऑल लॉज मेड इन द हाउस कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द एसेंट ऑफ द डैश। यानी कि किसकी सहमति जरूरी है? तो ऑप्शन है आपके राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति। तो देखिए, आपका लोकसभा और राज्यसभा कोई भी बिल जब इन दोनों से पास हो जाता है वो जाता है आपके राष्ट्रपति के पास और इनकी सहमति के बाद ही वो कानून बनता है। आपने सुना होगा, चलिए आपको पिक्चर से समझाता हूँ कि देखिए CAA, ये अब एक बिल बन गया है। पहले ये था CAB यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, लेकिन जब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई तब ये बन गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि तभी ये कानून बना। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपके लिए हम करा रहे हैं वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अधिकारी कौन होता है? हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा? ऑप्शन है आपके स्पीकर, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष, इसे आप सभापति के नाम से भी जानते हैं। और आपने कई बार टीवी में जब लोकसभा की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें देखा होगा, एक व्यक्ति जो पूरी जितनी भी सभा होती है उसको संचालित करता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्पीकर। ठीक है, और इस समय की अगर मैं बात करूं तो इस समय है आपके श्री ओम बिरला जी, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, वो हैं आपके श्री ओम बिरला जी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय न्यायिक प्रणाली की विशेषता है। गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फीचर्स ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके आश्रित न्यायपालिका यानी कि डिपेंडेंट जुडिशरी है ये। ऑप्शन बी है आपका एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ये। सी है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है,
या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों, यानी कि ये दोनों सही हैं। तो गाइज मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में बताता हूँ। भारत की जो न्याय व्यवस्था है, सबसे पहले तो वो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है ही, ठीक है, क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है। हाँ, ये अकाउंटेबल है सिर्फ और सिर्फ आपके संविधान को लेके, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये इस बात का ध्यान रखती है। और ये एकीकृत न्यायपालिका भी है, क्योंकि इसका एक ऑर्डर है, कुछ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हैं, फिर उसके नीचे कुछ लोअर कोर्ट भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट पूरा कंट्रोल रखता है लोअर कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर। तो ये जो व्यवस्था है पूरी तरीके से एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है। तो यहाँ पर बी और सी दोनों सही हैं। ध्यान रखना, भारतीय न्यायिक प्रणाली इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, ठीक है। तो बी और सी दोनों हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसे पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज अ इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप इसकी एक हिराकी देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोअर कोर्ट। तो ये एक इसकी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम इसको बनाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पे आ गए हम। 6th क्वेश्चन आपसे पूछता है राष्ट्रपति का पद क्या होता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। ऑप्शन है आपके राज्य का नाममात्र प्रमुख, राज्य का असली मुखिया, राज्य का वंशानुगत प्रमुख, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो राज्य का नाम आ रहा है, आप इसे स्टेट का नाम ना समझें, क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें कई जगह आपको राज्य शब्द देखने को मिलेगा। तो राज्य का मतलब यहाँ पे देश है, ठीक है, यानी कि देश का नाममात्र प्रमुख, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। रियल हेड जो होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, रियल हेड जो होता है देश का, वो होता है आपका प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और जो नॉमिनल, जो नाम मात्र का होता है, वो होता है आपका प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख है। जो मुख्य कार्यवाहक होता है शक्तियों का, वो होता है आपका प्रधानमंत्री, रियल हेड, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन आपसे पूछता है यदि किसी साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद हो जाए तो क्या होगा। What happens if there is a difference of opinion between लोक सभा एंड राज्यसभा ओवर एन ऑर्डिनरी बिल। तो इस मामले में क्या क्या हो सकता है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है आपका राष्ट्रपति इस मामले का फैसला करते हैं, राज्यसभा की इच्छा प्रबल होती है, यानी कि जो राज्यसभा कह रही है वही होगा, या फिर ऑप्शन सी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, या फिर बिल को रद्द कर दिया जाएगा। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा के बीच जब कभी मतभेद होता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाती है, ठीक है, और उसी में वोटिंग के आधार पर तय किया जाता है कि बिल का क्या किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन आपसे पूछता है राजनीतिक कार्यपालिका के पास स्थायी कार्यपालिका से अधिक शक्ति होती है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपके 3 तरह की जो आपकी प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी हैं, वो है आपका एक तो लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका जिसे आप कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और एक है आपका जुडिशियरी सिस्टम जिसे है आपका न्यायपालिका। तो एग्जीक्यूटिव आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एक तो होते हैं आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होते हैं आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जिसमें आपके IAS ऑफिसर वगैरह आते हैं। और पॉलिटिकल में आते हैं आपके जितने भी मंत्री वगैरह होते हैं, जो आप सिलेक्ट होके आते हैं, इलेक्शन से सिलेक्ट होके आते हैं, वो तो इनके पास जो पावर होती है वो ज़्यादा होती हैं। तो क्यों होती हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके क्योंकि नीतिगत निर्णय लेने में शायद ही किसी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। सेकंड ऑप्शन है आपका क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका में जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं। सी ऑप्शन है राजनीतिक नेता अधिक शिक्षित होते हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं जनता के, इसलिए उनके पास ज़्यादा शक्ति होती हैं। आपने देखा भी होगा जितने भी IAS ऑफिसर वगैरह होते हैं, वो जितने भी मंत्री होते हैं उनके डिसीजन का मान रखते हैं और उनको फॉलो करते हैं, जो वो कहते हैं उन्हीं को मानना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कार्यपालिका 2 तरह की होती है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। इसमें आपके नौकरशाही, सिविल सेवक वो आते हैं, और इसमें आते हैं आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लोग, ठीक है। और ये 5 साल बाद भंग हो जाती है।
चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन आपसे पूछता है राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं? हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर्स एवरी 2 ईयर्स? 1/4, 2/3, 1/3 या फिर आधा? तो देखिए हमेशा हर 2 साल के बाद हर सेकेंड ईयर में 1/3 लोग राज्यसभा के रिटायर होते हैं, ठीक है। और राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता, ठीक है। जो आपकी लोकसभा है वो हर 5 साल के बाद भंग हो जाती है, ठीक है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कानून बनाने के अलावा संसद की शक्तियों के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? Which of these are correct so far as power of the parliament are concerned apart from the making law? देखिए आपको पता है संसद लॉ बनाती है, इसके अलावा उसकी शक्तियां और कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन है आपके सरकार पर नियंत्रण रखना। तो देखिए सरकार पर बिल्कुल नियंत्रण रखती है आपकी संसद। जो आपकी लोकसभा है, राज्यसभा है, उसमें जितने भी अपोजिशन के मेंबर्स भी होते हैं वो सरकार के ऊपर एक दबाव बना के रखते हैं, सरकार पर एक नियंत्रण रखते हैं। तो ए ऑप्शन तो सही है। बी है आपका देश के वित्त पर नियंत्रण रखना, कंट्रोलिंग फाइनेंस ऑफ द कंट्री। तो देखिए आपको पता है हर साल आपका बजट लॉन्च किया जाता है और उसमें जितने भी सेक्टर हैं किसको कितना % देना है, आपके डिफेंस सेक्टर को, आपके एजुकेशन सेक्टर को कितना देना है, ये सारा भी इसी में डिसाइड किया जाता है। तो बी भी सही है। सी है चर्चा और वाद विवाद के उच्चतम मंच के रूप में कार्य करना, सर्विंग एज द हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। तो आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा कितनी डिबेट यहाँ पर होती हैं, तो ये तीनों ही सही हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो है आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस वीडियो में टोटल 13 क्वेश्चन रहेंगे, 10 + 3। मैंने 3 क्वेश्चन और ऐड किए हैं क्योंकि 3 क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि इस टॉपिक में और ऐड हो सकते हैं और काफ़ी ज़रूरी भी हैं, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं ऑफिस मेमोरेंडम का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीन बाय ऑफिस मेमोरेंडम? ऑप्शन ए भारत सरकार द्वारा जारी आदेश, ऑप्शन बी अतीत के नेताओं के संस्मरण, ऑप्शन सी महत्वपूर्ण रक्षा दस्तावेज, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑफिस मेमोरेंडम एक सरकारी आदेश होता है, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। आपने कई बार लेटर्स पे देखा भी होगा ऑफिस मेमोरेंडम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे आ गए हम। 12th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी सरकार को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय एन अलायंस ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज कॉल्ड? तो देखिए यहाँ पे गठबंधन शब्द आया है तो हिंदी वालों के लिए तो बहुत आसान है बताना कि कौन सरकार को बनेगी, जो भी उसे क्या कहेंगे। तो जाहिर सी बात है उसे गठबंधन सरकार कहेंगे। इंग्लिश वालों को जब भी दिक्कत आती है तो देखिए हमेशा मैं कहूँगा आप हिंदी और इंग्लिश, कोई क्वेश्चन अगर आपको हिंदी में समझना है तो इंग्लिश में देखें और अगर इंग्लिश में समझना है तो हिंदी में देखें। अब देखिए यहाँ पे अगर इंग्लिश वाले देखें तो अलायंस, तो यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट होगी? कॉपरेशन गवर्नमेंट, कॉलिएशन गवर्नमेंट, कॉन्सेंस गवर्नमेंट या फिर कोऑपरेटिव गवर्नमेंट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, गठबंधन सरकार। बी ऑप्शन अगर से इंग्लिश में बोलें तो उसे हम कहेंगे कॉलिएशन गवर्नमेंट, ठीक है। हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपने आंसर को देखना है अगर आपको समझ नहीं आता है। चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन आज के 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? देखिए राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री की करता है, तो क्योंकि शपथ दिलाने का काम जो है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ही करता है। तो आपको बताना है वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन ए है आपका जिसे वह पसंद करता है, या फिर ऑप्शन बी बहुमत दल के नेता को, या फिर ऑप्शन सी सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले सांसद को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी व्यक्ति है हमारे इस देश में या कोई भी संस्था है वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबल है संविधान को लेकर। संविधान का कहीं पर भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए और संविधान राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह बहुमत दल को कॉल करता है और बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
ठीक है, जो भी सिलेक्ट किया जाता है उसी को वह शपथ दिलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। तो गाइज ये थे आपके आज के टोटल क्वेश्चंस और आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और वीडियो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है आप मुझे इस नंबर पर भी मैसेज कर दीजिएगा अपना नेम लिखकर, ठीक है। हम आपको अपने जो ब्रॉडकास्ट चैनल है उससे जोड़ देंगे ताकि कोई भी केवीएस की इन्फॉर्मेशन आती है आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।